हेलो एवरीवन। मोस्ट ऑफ द टाइम जब एक एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर में जॉब ज्वाइन करता है तो उसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि मोस्टली कंपनीज जो होती है एग्रीमेंट या बॉन्ड उससे साइन करवा लेती हैं। ये मोस्ट ऑफ द मान के चलिए 90% प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब्स हैं उसमें ये होता है। और आजकल गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स में भी ये होने लगा है कि एग्रीमेंट या बॉन्ड साइन करवा लिया जाता है। तो सवाल ये आता है, जो एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड है जिसे साइन करवाया जाता है, कंपनियां जो एग्रीमेंट क्रिएट करती हैं, वो लीगल है या इलीगल है? क्योंकि इसमें जो टर्म एंड कंडीशंस कंपनियां डालती हैं वो कई बार आर्बिट्री हो जाती है और अनरीज़नेबल कंडीशंस हो जाती हैं, जो एक एम्प्लॉय पूरी कर ही नहीं सकता है, वो फुलफ़िल किया ही नहीं जा सकता है उसके द्वारा। और कई बार ऐसे अमाउंट उसमें डाल दिए जाते हैं कि एक एम्प्लॉय अगर जॉब छोड़ता है तो उसे ह्यूज अमाउंट कंपनी को पे करना होगा, जो उसकी लिमिट से बाहर ही होता है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है जो 20-25 हज़ार रुपये की सैलरी पाता है और कंपनी उस पे बाउंडेशन रख देती है कि भाई अगर तुम जॉब छोड़ोगे तो तुम्हें 25 लाख, 50 लाख या एक ह्यूज अमाउंट कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो ये टोटली इलीगल हो जाता है। तो ऐसा ही एक केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां पर एक व्यक्ति द्वारा 1999 में एक बैंक में प्रोविजनरी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर ज्वाइन किया गया और 2006 में उसका प्रमोशन हुआ। प्रमोशन करके उसे ऑफिसर रैंक पे प्रमोट कर दिया गया और उसकी ट्रेनिंग वगैरह कराई गई और उससे एक एग्रीमेंट या ये कहें कि एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड कंपनी द्वारा, बैंक द्वारा साइन करा लिया गया, जिसमें एक क्लॉज डाल दिया गया कि यदि वो 3 साल की सर्विस पूरी किए बिना अगर बैंक को छोड़कर जाता है या रिज़ाइन करता है, दैट मीन्स प्रीमैच्योर रेजिग्नेशन देता है, तो उसे 2 लाख रुपए का अमाउंट बैंक को पे करना पड़ेगा। तो क्या ये जो अमाउंट था या जो एग्रीमेंट बैंक द्वारा क्रिएट किया गया था वो लीगल है या नहीं है, बात यहाँ पर थी। तो ये केस चला, केस हाई कोर्ट भी चला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस एग्रीमेंट के या ये कहें कि एम्प्लॉयमेंट जो बॉन्ड था उसके 3 क्लॉजेज़ या जो 3 स्पेसिफिक कंडीशन होती है उनको ध्यान में दिया। सबसे पहली बात आती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 27, 23 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 19 क्लॉज 1G। इसके तहत क्या जो टर्म एंड कंडीशंस उस एग्रीमेंट में डाली गई है या उस बॉन्ड में डाली गई है वो रीज़नेबल है या नहीं है, या अननेसेसरली एक एम्प्लॉय को हैरेस करने के लिए बॉन्ड में ये सब चीज़ें डाल दी गई हैं जो अननेसेसरली उसे परेशान करेंगी और इतना बड़ा अमाउंट वो दे नहीं सकता। ऐसी कंडीशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन सभी बातों को ध्यान में रखा गया और ये पाया कि जो एग्रीमेंट बनाया गया था या कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बॉन्ड तैयार करती है तो उसमें सेक्शन 27, 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आर्टिकल नंबर 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा ध्यान रखा जाए। दैट मीन्स उसे आप किसी भी एम्प्लॉय को बॉन्ड नहीं कर सकते कि वो आपकी कंपनी छोड़कर ना जाए या किसी और प्रोफेशन को स्विच करे या अपना ट्रेड प्रोफेशन या प्रैक्टिस वो अपने तरीके से करे। इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी का पूरा ध्यान रखना होगा आपको एग्रीमेंट में कि किसी भी तरीके से आप उसको बॉन्ड नहीं कर रहे हों और उसे पूरे इंडिया में किसी अन्य जगह जाकर ट्रेड या अपनी प्रैक्टिस करने से या किसी अन्य प्रोफेशन को ज्वाइन करने से या सर्विसेज को ज्वाइन करने से आप किसी तरीके से प्रोहिबिट ना कर रहे हों। तो इस एग्रीमेंट को जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया तो उसमें ये पाया कि एज़ पर सेक्शन 27 कंपनी ने या बैंक ने उसकी ट्रेनिंग पर और इस सर्विस में उसे लाने के लिए उस पर खर्चा किया, जो भी प्रोसीजर था उन सब पे कंपनी द्वारा खर्च किया गया, तो कंपनी को उसे वसूलने का अधिकार बनता है क्योंकि कंपनी ने ये खर्च की ट्रेनिंग पर्पस पे किया और कंपनी का यहाँ राइट बनता है कि अगर कोई कंपनी आपके ऊपर ट्रेनिंग पे खर्च करती है और आप एक नेसेसरी जो टाइम पीरियड है, जो रिक्वायर्ड टाइम पीरियड है, उसे छोड़कर उसके पहले ही प्री मैच्योर रिज़ाइन करते हैं तो कंपनी आपसे पैसे की वसूली कर सकती है। इसके अलावा कंपनी आपको बाध्य नहीं कर सकती कि आप उसकी कंपनी छोड़कर ना जाएं और किसी अन्य प्रोफेशन में, सर्विसेज में या ऐसी किसी और कंपनी को ज्वाइन ना करें। तो इस एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं था। एग्रीमेंट सीधा ये था कि यदि आप प्रीमैच्योर रेजिग्नेशन करते हैं, 3 साल की सर्विसेज को फुलफ़िल नहीं करते हैं, क्योंकि बैंक ने आपकी ट्रेनिंग पर्पसेस की जो खर्चे होते हैं वो कंपनी द्वारा किए गए थे, यहाँ पर बैंक ने किए थे। और जो ये एग्रीमेंट या बॉन्ड था ये टोटल ही नेसेसरीली स्पेसिफिक कंडीशन के साथ बना हुआ था। इसमें किसी भी तरीके के सेक्शन 23, 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन नहीं था। तो इस कंडीशन में जो ये बॉन्ड था या एग्रीमेंट था ये टोटली लीगल था, वैलिड था और बैंक एलिजिबल है कि वो अपने उस एक्स एम्प्लॉय से पैसे की वसूली कर सकती है। और यदि आज के डेट में आप भी किसी तरीके की कंपनी को ज्वाइन करते हैं या अपनी करंट कंपनी से स्विच करके दूसरी कंपनी में जाते हैं तो इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा कि आपने एग्रीमेंट जो साइन किया है उसकी कंडीशंस एक तरफा ना हो, वन साइडेड ना हो, आर्बिट्री नहीं हो और रीज़नेबल हो। जो
एज़ पर लीगल प्रोविज़न ही बनाई गई हो। यदि आपको किसी कंपनी में जाना है और अगर वहाँ का एग्रीमेंट या बॉन्ड आपको समझ नहीं आता है, तो आप किसी भी लीगल कंसल्टेंट की सलाह लें, किसी भी बॉन्ड या एग्रीमेंट को साइन करने के पहले। क्योंकि यदि आप साइन कर लेते हैं और फँस जाते हैं और मान लीजिए उसकी टर्म एंड कंडीशन पूरी लीगल हैं, तो इस कंडीशन में जो अमाउंट है या जो अमाउंट डिसाइड किया गया है, वो आपको पे करना पड़ सकता है कंपनी को। कंपनी या कोई भी अननेसेसरी अमाउंट आपसे क्लेम नहीं कर सकती। मान लीजिए आपकी सैलरी 10-15 हज़ार रुपये और कंपनी कहती है कि 25 लाख का बॉन्ड साइन करो, 50 लाख का करो, 10 लाख का करो, तो ये अनरीज़नेबल हो जाएगा। हाँ, वेयरएज़ आपकी 10-15 हज़ार रुपये सैलरी है और कंपनी आपसे बोलती है 50,000, 1 लाख का एक बॉन्ड आप साइन करें, वैलिड हो सकता है, बट शर्त ये होगी कि देखना पड़ेगा कि क्या टर्म एंड कंडीशन उस कंपनी ने आपके एग्रीमेंट या बॉन्ड में लगाई हुई है। तो आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी समझ आई हुई होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट जो मई 2025 में एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड के ऊपर आया हुआ है। यदि इससे रिलेटेड कोई और जानकारी आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।